क्लास 7th हिस्ट्री और हमारे चैप्टर का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। चलिए मैचिंग करते हैं। पहला है ऑप्शन सूबेदार। तो सूबेदार कौन होता था? जो पूरे सूबे को संभालता था, जो यानी कि सूबा यानी कि प्रोविंस है ना, पूरा प्रांत। तो जो पूरे सूबे को संभालता था, उसको जो गवर्न करता था, दैट पर्सन वाज सूबेदार। तो उसको सूबेदार बोलते थे। सूबे का मालिक सूबेदार, प्रोविंशियल गवर्नर। नेक्स्ट है फौजदार। तो फौजदार को हम मैच करेंगे किससे? मुगल मिलिट्री कमांडर है ना, मिलिट्री कमांडर यानी कि जो फौज को संभाले वो फौजदार, मिलिट्री कमांडर। नेक्स्ट है इजारेदार। इजारेदार कौन होते थे? रेवेन्यू फार्मर। ठीक है। मिशल। मिशल का संबंध किससे है? सिख वॉरियर से। सिख वॉरियर का एक बैंड होता था, सिख वॉरियर्स का एक ग्रुप होता था, उसको मिशल बोलते थे। नेक्स्ट है चौथ। इसका मतलब क्या है? टैक्स लिव्ड बाय मराठास, वो टैक्स जो कि मराठा लिया करते थे। नेक्स्ट है कुनबी। कुनबी लोग कौन होते थे? मराठा पीजेंट वॉरियर्स, इनको कुनबी बोला जाता था। और उमरा। उमरा कौन होते थे? हाई रैंकिंग नोबल्स होते थे, हाई नोबल, ये होते थे उमरा। तो ये हमारे हो गए मैच द कॉलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, औरंगजेब फॉट ए प्रोट्रैक्टेड वॉर इन द। तो औरंगजेब ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। प्रोट्रैक्टेड वॉर का मतलब क्या है? एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो किस रीजन में उसने ये लंबी लड़ाई लड़ी? तो ये लड़ाई उसने लड़ी डेक्कन में, राइट। फिर है नेक्स्ट बी, उमरा एंड जागीरदार्स कॉन्स्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शंस ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन होते थे? उमराज और जागीरदार्स एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल प्ले करते थे, शासन को चलाने में अपना रोल प्ले करते थे। नेक्स्ट है सी, आसफ जाह फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट इन। आसफ जाह ने हैदराबाद स्टेट कब इस्टेब्लिश किया, कब बनाया? तो ये था 1724 में वहाँ का रूलर बन गया था। नेक्स्ट है डी, द फाउंडर ऑफ अवध स्टेट वॉज। तो अवध स्टेट का फाउंडर कौन था? बुरहानुल मुल्क सादत खान। तो याद रखने की एक आसान ट्रिक आपको बता देता हूँ। अवध ए फैक्टर आ गया ए, और ए के बाद क्या आएगा? बी, है ना। तो बुरहानुल मुल्क, इससे आपको याद रहेगा अवध का फाउंडर कौन था? बुरहानुल मुल्क सादत खान, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यह है ट्रू एंड फॉल्स। तो नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल। नहीं, नादिर शाह ने बंगाल को इन्वेड नहीं किया, उसने दिल्ली को इन्वेड किया था। तो ये रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट है बी, सवाई राजा जयसिंह वॉज रूलर ऑफ इंदौर। नहीं, सवाई राजा जयसिंह इंदौर के रूलर नहीं थे, वो तो अंबर के रूलर थे। और आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, उन्होंने एक कैपिटल बनाई थी, कौन सी? जयपुर, पिंक सिटी, है ना, जयपुर। तो सवाई राजा जयसिंह इंदौर के शासक नहीं थे, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ सिख। बिल्कुल सही बात है, 10th गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें गुरु थे। डी, पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठाज इन द 18th सेंचुरी। ये बिल्कुल सही है। 18th सेंचुरी में पेशवाओं के शासनकाल में, पेशवाओं के राज में पूना जो है एक कैपिटल बन चुका था, किसका? मराठा एम्पायर का। सो पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठास इन 18th सेंचुरी, इट इज ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द ऑफिसेस हेल्ड बाय सादत खान। तो ये जो जनाब थे ना, कौन? बुरहानुल मुल्क सादत खान, ये कौन से ऑफिसेस संभालते थे? ठीक है, क्या जिम्मेदारियां थी इनके पास? सो ऑफिसेस वर हेल्ड बाय सादत खान। सूबेदारी यानी कि ये सूबेदार था, पूरे सूबे को संभालता था। फौजदारी, ये फौजदारी यानी कि पूरा मिलिट्री की कमांड संभालता था। और दीवानी, रेवेन्यू रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड सारे काम, लैंड राइट रिलेटेड सारे काम भी संभालता था। यानी कि पूरी पावर हर तरह की इसने अपने हाथ में ले रखी थी। किसने? बुरहानुल मुल्क सादत खान ने। सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम। भाई, अवध का जो नवाब था वो, और बंगाल का जो नवाब था वो, ये दोनों ही
ने जागीरदारी सिस्टम को क्यों हटा दिया? ये दोनों ही दूर हो गए जागीरदारी सिस्टम से, तो इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को क्यों हटाया, ये हमें बताना है आंसर में। आंसर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद जागीरदारी सिस्टम टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द रीजन। ठीक है, तो जागीरदारी जो सिस्टम था ना, ये एक ऐसा सिस्टम था, ये एक मुगलिया सिस्टम था। ठीक है, और ये मुगलिया शासन से फ्री हुए थे, इन्होंने अपने फ्री स्टेट इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, अवध के नवाब ने और हैदराबाद के नवाब ने और बंगाल वाले ने भी। खैर हम यहाँ बात कर रहे हैं अवध और बंगाल वाले की। तो नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल, ये दोनों ही जागीरदारी सिस्टम इन्होंने रिमूव किया। क्यों रिमूव किया? क्योंकि ये मुगल इन्फ्लुएंस को, मुगल प्रभाव को अपने एरिया से हटाना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने मुगल इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए इस सिस्टम को, इस मुगलिया सिस्टम को खत्म किया। द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस। मुगल प्रभाव को खत्म करने के लिए इन्होंने जागीरदारी को खत्म किया। इन द रीजन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑफिसेस जागीरदार अपॉइंटेड बाय द मुगल्स। तो मुगलों के थ्रू अपॉइंटेड जितने भी जागीरदार थे वो सब इन्होंने हटाए, उनका नंबर भी कम किया। पॉइंट नंबर 2 देखो, दे ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स। और उन्होंने जागीरों का भी साइज कम किया। बड़ी जागीर का मतलब है जागीरदार के पास ज्यादा रिसोर्स, जागीरदार के पास ज्यादा ताकत, और ज्यादा ताकतवर जागीरदार होगा तो नवाब साहब को आंख दिखाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जागीरों के साइज छोटे किए। ठीक है, दे ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स एंड अपॉइंटेड देयर ओन लॉयल सर्वेंट्स टू वैकेंट पोजीशन। देखिए, जब राजा बदलता है ना तो उसके वफादार भी बदल जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने जो लॉयल पर्सन है वो उनको पोजीशन पे रखेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, जो उनके लॉयल सर्वेंट्स थे उनको पोजीशंस पे रखा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, द अकाउंटेंट्स ऑफ जागीरदार वर चेक्ड टू प्रिवेंट चीटिंग। और जो जागीरदार थे समय, जो अभी भी बचे हुए थे, उनके अकाउंट्स चेक करवाए जाते थे कि वो जरूरत से ज्यादा पैसा तो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर रिसोर्स और पैसा इकट्ठा करेंगे तो एक दिन जाहिर सी बात है विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए अकाउंटेंट्स अपॉइंट कर दिए गए और उनके अकाउंट्स चेक करवाए गए। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, द रेवेन्यूज ऑफ ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स वर रीअसेस्ड बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय नवाब्स कोर्ट। और उनके जो रेवेन्यूज थे वो दोबारा से उनका रीअसेसमेंट हुआ, दोबारा से चेक किए, कहीं कोई ज्यादा तो नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रीअसेसमेंट होता है रेवेन्यूज का। पॉइंट नंबर 5, इन एन एफर्ट टू रिड्यूस द मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल। अब बंगाल की बात शुरू हो गई। ठीक है, तो बंगाल में मुगल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार्स टू उड़ीसा। तो उसने बंगाल से हटाकर मुगलिया ऑफिशियल्स को, मुगलिया जागीरदार्स को कहाँ भेज दिया, उड़ीसा में भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया उनका। एंड ऑर्डर ए मेजर रीअसेसमेंट ऑफ रिवेन्यूज ऑफ बंगाल। और बंगाल के जो रीअसेसमेंट करवाया रिवेन्यूज का, दोबारा से रिवेन्यू चेक करवाया। ठीक है, उस चीज को सही ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए। पॉइंट नंबर 6 है, रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार्स। और रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट किया जाता था, ये दोनों ही लोग, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, कैसे कलेक्ट करते थे, कैश में कलेक्ट करते थे और स्ट्रिक्टनेस के साथ कलेक्ट करते थे सभी जमींदारों से। राइट, तो एक बार इस आंसर को समअप करते हैं। सबसे पहला तो ये मुगल इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस सिस्टम को हटाया। मुगल जागीरदार जो हैं उनके नंबर को कम किया, उनको हटाया, रिमूव किया। पॉइंट नंबर 2 बताता है कि उन्होंने जागीरों के साइज को कम किया। ठीक है, अपने लॉयल पर्सन्स को उन्होंने अपॉइंट किया। पॉइंट नंबर 3 है, अकाउंटेंट्स, जागीरदार के जो अकाउंटेंट्स थे उनको चेक करवाया गया। ठीक है, दोबारा से जो है रीअसेसमेंट करवाया गया रेवेन्यूज का। उसके बाद बंगाल की बात शुरू होती है। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, मुगलिया जागीरदारों को उड़ीसा में ट्रांसफर कर दिया गया था और दोबारा से रेवेन्यू सिस्टम का रीअसेसमेंट करवाया। और रेवेन्यू, पॉइंट नंबर 6, रेवेन्यू कैश में कलेक्ट किया जाता था बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वर द सिख ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में सिख कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सिख ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख इनटू पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी हेल्प्ड इन द रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब। तो सिख जब ऑर्गेनाइज होते हैं 17th सेंचुरी में, तब ये एक
रीजनल किंगडम स्टेब्लिश करते हैं, पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, ये बहुत सारी बैटल लड़ते हैं। ठीक है, सेवरल बैटल्स वर फोर्ट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स। ये राजपूतों से और मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ते हैं। देखो, जब ये पावर में आते हैं ना, तो जब कोई कम्युनिटी ताकत में आती है तो जाहिर सी बात है उसे इस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो खालसा कब बना था? 1699 में। तो खालसा के बनने से पहले भी और खालसा के बनने के बाद भी सिखों को अपना एग्जिस्टेंस शो करने के लिए, ठीक है, पंजाब में अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए राजपूतों से भी और मुगलों से भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। फिर है पॉइंट नंबर 3, अंडर अ नंबर ऑफ एबल leaders in the 18th century, Sikh organized themselves into a number of bands called jathas। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिखों ने अपने आप को कैसे, कई सारे योद्धा सरदारों के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, अपने अपने जत्थे बना लिए। इनको इंग्लिश में हम बैंड कह सकते हैं और जत्थे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इन्होंने अपने क्या बना लिए, जत्थे बना लिए, यानी कि कई सारे अलग अलग ग्रुप्स बन गए सिख वॉरियर्स के। ठीक है, जत्थे बन गए। उसके बाद फिर ये जत्थे जो हैं क्या कहलाने लगे, मिशल कहलाने लगे। ठीक है, तो ये फिर क्या बन गए, मिशल। तो पहले जत्थाज में ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर ये जत्थाज क्या बोले जाते हैं, मिशल बोले जाते हैं। लेटर ऑन इनको मिशल बोला गया। उसके बाद देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज ग्रैंड आर्मी, दल खालसा। और जब ये सारी मिशल इकट्ठी होकर अपनी एक बड़ी आर्मी जब बनाती तो इसको बोला जाता था दल खालसा। ठीक है, ये इनका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पॉइंट नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वॉज टू रूल, राज करेगा खालसा। और ये कौन थे, ये थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने लोगों को इंस्पायर किया, किनको, सिखों को इंस्पायर किया कि उनकी डेस्टिनी में, उनके भाग्य में तो राज करना लिखा है और उन्हें अपनी पॉलिटिकल पावर बहुत अच्छे से स्टेब्लिश करनी है। और उन्होंने इसके साथ ही एक नारा भी दिया, क्या था, राज करेगा खालसा। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। 5th पॉइंट है, द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सपेंडेड फ्रॉम इंडस टू जमुना। लेट 18th सेंचुरी में सिख टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड होती है, इंडस रिवर से लेके, सिंधु से लेके जमुना तक एक्सपेंड होती है। ठीक है, लेकिन अलग अलग सिख राजाओं के बीच रहती है। और फिर उसके बाद एक बहुत ही महान राजा आते हैं सरदारों के, सिखों के, कौन, महाराजा रणजीत सिंह। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीयूनाइट किया इन सारे अलग अलग ग्रुप्स को। ठीक है, और लाहौर में अपनी कैपिटल स्टेब्लिश की 1799 में। तो इन सबको समेकित किया, इन सबको एक किया, रीयूनाइट किया, किसने, महाराजा रणजीत सिंह ने, और लाहौर में अपनी राजधानी बनाते हैं 1799 में। तो इस तरीके से सिख राज्य स्टेब्लिश होता है, ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले सिख 17th सेंचुरी में क्या करते हैं, स्टेट बिल्डिंग करते हैं पंजाब में। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जब खालसा बनाते हैं तो खालसा से पहले भी और बाद में भी उनको राजपूत और मुगलों से कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सिखों के ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने जत्था बनाते हैं। फिर ये जत्थे, इनको हम क्या कहने लगते हैं, बाद में मिशल कहते हैं। कई सारे मिशल जब अपनी आर्मी मेंटेन करते हैं, एक साथ जब सबकी आर्मी आती है तो उसे ग्रैंड आर्मी यानी कि दल खालसा कहा जाता है। फिर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा बनाते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या एक नारा दिया, राज करेगा खालसा का नारा भी दिया। ठीक है, और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह सारे अलग अलग रूलर्स को, सारे सिख राजाओं को एक कर देते हैं और एक सिख स्टेट बनाते हैं और अपनी कैपिटल कहाँ बनाते हैं, लाहौर में 1799। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सो व्हाई डिड द मराठास वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड डेक्कन। तो मराठे दक्कन से और आगे बढ़कर क्यों शासन करना चाह रहे थे। ठीक है, व्हाई डिड मराठास वांट टू एक्सपैंड, वो अपने स्टेट का, अपने राज्य का एक्सपेंशन क्यों करना चाहते थे, डेक्कन से भी आगे क्यों एक्सपेंशन करना चाहते थे, कौन, मराठे। तो इस क्यों का हमने अपने आंसर में जवाब देना है। तो एक तो सीधी सी बात है, हर एक पॉलिटिकल पावर जो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है तो वो राजा लोग जरूर चाहेंगे कि उनका एरिया जो है वो और बड़ा हो। हर राजा के अंदर एक डिजायर होती है कि अपने एरिया को बढ़ाएं। खैर, हम पॉइंट्स देखते हैं आंसर के। फर्स्ट पॉइंट है, मराठास वांटेड टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मुगल इन्फ्लुएंस। तो पहला पॉइंट तो ये है, वो मुगलिया इन्फ्लुएंस को
कम करना चाहते थे, पहली बात। पॉइंट नंबर 2, बाय 1720s दे सीज्ड मालवा एंड गुजरात, है ना। 1720 तक उन्होंने मालवा और गुजरात को भी जीत लिया, ठीक है। और 1730s मराठा किंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला, और 1730 तक तो पूरा ओवरलॉर्ड बन चुका है मराठा किंग, है ना। तो पूरी एकदम पावर में आ चुके हैं, अपने फुल पावर स्विंग में। कौन? मराठे 1730s तक। तो इतनी अगर पावर में हैं तो जाहिर सी बात है वो इच्छा रखेंगे कि डेक्कन से और आगे बढ़कर अपना शासन फैलाएं, अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करें। पॉइंट नंबर 3, इट वॉज देयर ड्रीम टू रूल फ्रॉम दिल्ली बिकॉज दे न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली। वो उनका एक सपना था कि वो दिल्ली से जो है अपना शासन चलाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जो इंपॉर्टेंस थी ना उसको वो जानते थे। दिल्ली हमेशा से एक इंपॉर्टेंट सेंटर रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, टू गेन कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एंड टू ऑब्टेन टैक्स। तो ट्रेड को कैप्चर करने के लिए, एग्रीकल्चर को कंट्रोल करने के लिए, और वहां से टैक्स लेने के लिए, ताकि अपने रिसोर्सेस और बढ़ा सकें, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से अपनी ताकत को कुल मिला के हम कह सकते हैं अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो ये चाह रहे थे कि वो डेक्कन से भी और आगे बढ़कर अपना शासन फैलाएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय आसफ जा टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। तो ये जो जनाब थे आसफ जा, इन्होंने कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं। एज द मुगल गवर्नर ऑफ डेक्कन प्रोविंस, आसफ जा ऑलरेडी हैड फुल कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहली चीज तो ये है कि वो गवर्नर थे डेक्कन प्रोविंसेस के, तो फुल कंट्रोल उनके हाथों में था। किस चीज का? पॉलिटिकल मैटर्स का और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट। ये चीज हो गई। आगे वो क्या करते हैं? टेकिंग एडवांटेज ऑफ टर्मोइल इन डेक्कन। सो डेक्कन में जो उथल पुथल चल रही थी, जो पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं थी, उस टर्मोइल का फायदा उठाकर वो क्या करते हैं डेक्कन, एंड कॉम्पिटिशन अमंग द कोर्ट नोबिलिटी, ही गैदर्ड पावर इन हिज हैंड एंड बिकेम द एक्चुअल रूलर ऑफ दिस रीजन। तो उसने क्या किया? उसने देखा कि डेक्कन में बड़ी पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही है और मुगल या दरबार के अंदर भी पावर कैप्चर करने की होड़ लगी पड़ी है। तो इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया और ताकत अपने हाथों में ले ली। जहां के वो गवर्नर बना के भेजे गए डेक्कन के, वहां की ताकत उन्होंने अपने हाथों में ले ली, ठीक है। तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जो ताकत थी, अपने एरिया के जो सारे राइट्स थे, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड है, चाहे वो लैंड रिवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड है, तो हर तरह की ताकत उसने अपने हाथों में ले ली, राइट। पॉइंट नंबर 3 देखो, आसफ जा ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम्ड द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ। और जब वो नॉर्थ इंडिया से साउथ में जब गया था तो अपने साथ वो कई सारे स्किल्ड सोल्जर्स को ले गया और एडमिनिस्ट्रेटर्स को, यानी कि कुछ अफसरों को भी अपने साथ लेकर गया, और जो कि उसके लॉयल थे। और इन सब को वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इन सब को वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो इन अपने स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर का फ़ायदा उठाकर वो अपनी ताकत को बढ़ाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर्स। तो वो मनसबदारों को अपॉइंट करता है, उनको जागीरें देता है, और एक बात और हमें याद रखने की है, ये सब लोग इसके वफादार होते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी ताकत को बढ़ाता है। ऑल्दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्परर, ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली। तो देखिए, क्योंकि दिल्ली दरबार ने उसको भेजा था ना उधर, तो वो क्या करता है, वो ये तो दर्शाता है कि हाँ ठीक है, मैं जो है आपकी तरफ से भेजा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो इंडिपेंडेंटली शासन स्टार्ट कर देता है। और उसके इस स्वतंत्र शासन को, इस इंडिपेंडेंट शासन को मुगल दरबार भी एग्री करता है। मुगल एम्परर merely confirmed द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ाम। तो निज़ाम साहब जो भी डिसीजन ले चुके होते थे, बस उनको कंफर्म कर दिया करते थे मुगल बादशाह, दैट्स इट। तो ये सारे पॉइंट्स क्या दिखाते हैं? ये सारे पॉइंट्स दिखाते हैं कि उसने धीरे धीरे किस तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाया, ठीक है। ये सब है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक मर्चेंट्स एंड बैंकर्स टुडे हैव द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दे हैड इन द 18th सेंचुरी। क्या आज के बैंकर्स और मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, क्या आज उनका इतना प्रभाव है जितना कि 18th सेंचुरी में रहता था?
तो आंसर है नहीं। इन टुडेज वर्ल्ड मर्चेंट्स एंड बैंकर्स डू नॉट हैव द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आज उनका हमारे नेताओं पर, राजनेताओं पर और हमारी पॉलिटी पर इतना असर नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारा देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। आज हमारी जो गवर्निंग सिस्टम हमने अडॉप्ट की है दैट इज डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी है। सो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी चेंज द होल सिनेरियो। तो डेमोक्रेसी के विचार ने सारे सिनेरियो को बदल दिया है। तब राजाओं पर बैंकर्स का और मर्चेंट्स का बहुत प्रभाव रहता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो बच्चों, इस आंसर के साथ ही हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।